Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about our chapter named returns. इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि किस किस पर्सन को टैक्स रिटर्न फाइल करना है, किसको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, और रिवीजन ऑफ टैक्स रिटर्न कैसे किया जा सकता है, ड्यू डेट क्या है टैक्स रिटर्न को फाइल करने की। टैक्स रिटर्न के साथ एक और स्टेटमेंट फाइल किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ स्टेटमेंट। और अगर आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। एक्सटेंशन भी मांगी जा सकती है फॉर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। सो इन सारी हेडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें साथ में जो डॉक्यूमेंट मज़ीद मैं डिस्कस करूँगा दैट डॉक्यूमेंट इज़ एक्चुअली दिस बुक जो आपके पास है। इसमें भी ये पीडीएफ फॉर्मेट में है इस वक्त ये डॉक्यूमेंट, लेकिन आपके पास बुक फॉर्मेट में होगा। और इसके नीचे हर स्लाइड के नीचे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। सो हर स्लाइड के नीचे जो डिटेल्स दी हुई हैं उसमें से मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सो फर्स्ट इज़ टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न बेसिकली किसी ऐसे फॉर्मेट को कहते हैं जो लॉ ने डिफ़ाइन किया हुआ हो और उसके ऊपर उस परफॉर्मे के ऊपर या उस फॉर्मेट के ऊपर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती हो। तो इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये है कि आपकी इनकम टैक्स से मुतालिक इन्फॉर्मेशन जिस परफॉर्मे पे मांगी जाएगी, लॉ ऑफ परफॉर्मे को पहले ड्राफ्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको बोलेगा कि ये आपकी टैक्स रिटर्न है, ये आप भर के फिल करके जमा करवाएं। अब ये जो टैक्स रिटर्न वाला स्लाइड है इसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, और वो इम्पॉर्टेंट बात इज़ वैसे तो जब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ छोड़ सकते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है आपने। एग्जामिनेबल सब कुछ है जो नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन जो ख़ास तौर पे याद रखना है दैट इज़ आयरस। क्योंकि ये एक आम आदमी को शायद ये बात ना पता हो। आयरस बेसिकली उस सॉफ्टवेयर का नाम है। ये वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एफबीआर ने बनाया है, और इसके ज़रिए जितनी भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है वो आयरस पे आपको लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है, और आप फिर एफबीआर के पास वो जमा करवाते हैं। अच्छा जी, पर्सनस लायबल टू फाइल अ टैक्स रिटर्न। किन लोगों को टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है? सो एवरी कंपनी, हर कंपनी ने टैक्स रिटर्न जमा करवाना है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, इनकम एक्सीड्स टैक्सेबल लिमिट। टैक्सेबल लिमिट क्या होता है? टैक्सेबल लिमिट से मुराद ये है कि आपके जो टैक्स रेट्स डिफाइंड हैं टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में जो टैक्स रेट्स डिफाइंड है वो सैलरीड नॉन सैलरीड पर्सन के लिए जो टैक्स स्लैब्स दिए हुए हैं, वो अगर मैं उस स्लैब्स के ऊपर चला जाऊँ तो ये देखें 6 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम हो तो तब ये इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो इसका मतलब यू आर बिलो टैक्सेबल लिमिट, और अगर आप बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो फिर रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो फिर आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाना है। इसमें कुछ एक दो और क्वालिफायर्स भी ऐड हो जाएंगे। इसको हमें यूँ पढ़ना चाहिए कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो आपने रिटर्न जमा कराना है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपने रिटर्न जमा नहीं कराना, ठीक है। इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि कोई और आगे रिक्वायरमेंट भी आ सकती है जिसकी वजह से आप हो सकता है रिटर्न जमा करवानी हो। अब जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो आप, तो भी आपने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसके लिए आप एक दफ़ा रेफ़र कर लीजिएगा जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ी थी। उसमें हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो वी विल नॉट रिपीट इट, आई एम जस्ट रेफरिंग इट टू कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी आपने रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना है। अगर आपकी एफटीआर इनकम है यानी कि फाइनल टैक्स regime में इनकम है तो भी टैक्स रिटर्न जमा कराना है। कोई और पर्सन जिसको एफबीआर नोटिफाई कर दे कि भाई तू रिटर्न जमा करवा, तो उसने भी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाना है। चार्ज टू टैक्स इन पास्ट 2 ईयर्स, अगर आप पिछले 2 सालों में से किसी एक साल में भी टैक्स के लायबल थे तो भी आपने इस साल टैक्स रिटर्न जमा कराना है। जैसे अब अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल हम टैक्स ईयर अगर लेट्स से 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, अगर लेट्स से आप टैक्स ईयर 4 में हो तो इससे पिछले 2 सालों में अगर आपने किसी वक्त भी टैक्स रिटर्न जमा करवाया या टैक्स पे किया है तो फिर आप पे ज़रूरी है कि टैक्स ईयर 4 में भी आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। सो पिछले सालों की बुनियाद पे आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि इस साल रिटर्न जमा करवाओ। अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं
तो ज़ाहिर है आप टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे तभी वो लॉसेस क्लेम कर सकेंगे। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है और साथ में या फिर आपके पास फ्लैट है इन म्यूनसिपल लिमिट्स, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये भी म्यूनसिपल लिमिट्स की बात हो रही है और फ्लैट भी म्यूनसिपल लिमिट्स की बात हो रही है। म्यूनसिपल लिमिट्स क्या होते हैं? म्यूनसिपल लिमिट्स ये होते हैं कि आप का जो शहरी इलाका होता है उसमें जो सीवरेज सिस्टम, जितनी सफाई का निज़ाम है, आप इसको बल्दियात कह सकते हैं कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है वो जिस सरकारी महकमे से डील करती है दैट इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके ऊपर जो गवर्नेंस का सेटअप होता है वो फिर लोकल गवर्नमेंट का होता है। अगर लोकल गवर्नमेंट ना हो तो फिर काउंसलर नहीं है, उसका इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये एक सरकारी दफ्तर होता है और इसको फिर ऊपर जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है वही मैनेज कर रही होती है। सो अगर आप म्यूनसिपलिटी लिमिट्स में हैं तो फिर इसका मतलब और आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना है। इसी तरह अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है इन रेटिंग एरिया जिसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, या फिर आपके पास फ्लैट है इन रेटिंग एरिया जिसका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तो इन में से कोई भी कंडीशन पूरी होने पे आपको टैक्स रिटर्न जमा करवाना है। नाउ ये रेटिंग एरिया क्या होता है? रेटिंग एरिया ये होता है कि जब किसी जगह को गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट बेसिकली उसको इसलिए एक्वायर करती है कि आपने वहाँ पे एक शहर बनाना है, ठीक है। सो गवर्नमेंट को पहले वो जगह ख़रीदनी पड़ती है, अगर किसी और की वो मलकियत है तो वो ख़रीदेगी और उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस लगाएगी। ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है ये हर प्रोविंस जो है वो अपने इलाके डिफ़ाइन करता है कि जनाब ये मेरा एरिया है और इस जगह पे मैं ये टैक्स लगाऊंगा। जैसे पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, तो अब जिस जगह के लिए कोई प्रोविंस अपना प्रॉपर्टी टैक्स डिफाइन कर देगा तो उस जगह को फिर रेटिंग एरिया बोला जाता है, ठीक है। सो यानी कि सूबे ने वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क किया और उसको वहाँ पे सड़क बनाई, वहाँ पे सीवेज सिस्टम बनाया और उसके बाद उसको रहने के काबिल एक शहर की तरह की जगह बना दी, ठीक है जी। सो वहाँ पे फिर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है और उस जिस इलाके के लिए प्रॉपर्टी टैक्स डिफाइन कर दिया जाए उसको फिर रेटिंग एरिया बोलते हैं। सो ये रेटिंग और सो रेटिंग एरिया से आगे आ व्हीकल ऑफ इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी और मोर। अगर 1000 सीसी से ज़्यादा का इंजन कैपेसिटी है आपके पास और व्हीकल है तो भी आपने रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना है। अगर आपने कभी भी नेशनल टैक्स नंबर लिया है एफबीआर से तो भी आपने रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना है। अगर आप रेजिडेंट पर्सन हो और आपके पास इनमें से किसी की भी मेंबरशिप है, ये क्या है जी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। सो इनमें से किसी के भी आप मेंबर हो और आप रेजिडेंट भी हो तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कमर्शियल या इंडस्ट्रियल होना चाहिए और इसमें मैं आई सजेस्ट कि जो आपको बुक में पेज दिया हुआ है उसमें आप इसी स्लाइड पे जाएं, अपनी बुक को खोलें और उसमें देखें ज़रा यहाँ पे मज़ीद डिटेल बताई हुई है कि आपका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो और उसमें जो एनुअल बिल जो है वो 5 लाख से ज़्यादा हो तब वो रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अप्लाई होती है। रेजिडेंट एंड फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट। अगर आप रेजिडेंट हो और आपके ऊपर टैक्स लॉ के अंडर फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा कराना ज़रूरी है तो भी आपने रिटर्न ऑफ इनकम भी जमा करवाना है। अगर आपकी बिजनेस इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, सो आप देखें ये इस पॉइंट को आपने पढ़ना है इन कंट्रास्ट विद इनकम एक्सीड्स टैक्सेबल लिमिट। सो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम हो, जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, तो आपने रिटर्न ऑफ इनकम जमा अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा हो तो रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना है। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में अभी हम बात ये करें कि अगर आपकी सिर्फ बिजनेस इनकम ही 3 लाख से ज़्यादा है तो भी आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराएंगे, आपके ऊपर ज़रूरी है। अब यहाँ पे किन लोगों ने रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करानी? सो यहाँ पे इस क्लाउड को ज़रा देखें। अगर कोई पर्सन विडो है या ऑर्फन है जिसकी एज 25 साल से कम है, या फिर वो डिसेबल्ड पर्सन है, या वो नॉन रेजिडेंट है और उसके पास इनमें से कोई चीज़ है, यानी 1000 सीसी से ज़्यादा का व्हीकल रेटिंग एरिया में, फ्लैट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेटिंग एरिया में, या म्यूनसिपल लिमिट में इमूवेबल प्रॉपर्टी या फ्लैट, तो सिर्फ इन रीजंस की वजह से
इन 4 लोगों को रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर कोई विडो है और उसका लेट्स से बिजनेस इनकम है तो फिर बिल्कुल उसने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करना है। अगर कोई ऑर्फन है और 25 साल से कम एज है लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेकिन लेट्स से उसकी एफटीआर इनकम है तो भी उसको रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना है। लेकिन लॉ ने कहा है कि आप अगर इनमें से किसी रीजंस की वजह से इन 4 लोगों को ना कहें कि वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएं। ठीक है जी। ओके, अब इस स्लाइड से मुतालिक ये जो स्लाइड है रिटर्न फाइलिंग की, पर्सनल लायबल टू फाइल रिटर्न, इसको आपने बुक में एक दफ़ा देखना है, पर्सनल लायबल टू फाइल टैक्स रिटर्न। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पैरा है दैट इज़ बिजनेस बैंक अकाउंट, कि आपका जो बिजनेस बैंक अकाउंट है वो आपने एफबीआर को बताना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि आप किस बैंक के अकाउंट के ज़रिए अपने ट्रांजैक्शन करते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें याद रखिएगा कि इसकी लीगल इम्प्लीकेशन ये है, अगर आपने ना बताया बैंक अकाउंट तो जितना भी एक्सपेंस करोगे वो सारे का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपने जो है वो अपना अकाउंट बैंक को ना बताया, सॉरी एफबीआर को ना बताया अपना बैंक अकाउंट, और आप एक्सपेंस करते रहे तो फिर ऐसा एक्सपेंस जो है वो सारे का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ख़ास तौर पे याद रखना है क्योंकि ये सेक्शन 21 के अंदर इसके बारे में नहीं लिखा गया था। अच्छा जी, अगली बात जो इम्पोर्टेंट है इसी स्लाइड के नीचे जो डिटेल्स दी हुई हैं वो ये है कि यहाँ पे कमिश्नर के पास एक पावर है। वो पावर ये है कि अगर वो समझता है कि कोई बंदा टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो उसको मजबूर कर सकता है, एक नोटिस इशू करेगा और उससे कहेगा कि भाई आप अपने जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो जमा करवाएं। ठीक है। और ये जो वो आपसे मुतालबा कर सकता है इसके लिए टाइम पीरियड मेंशन है कि पिछले 5 में से किसी भी साल के बारे में वो नोटिस इशू कर सकता है। ठीक है जी। और नोटिस इशू करने के बाद आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएं। लेकिन अगर आपने हु हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द 5 कंप्लीट टैक्स ईयर्स, अगर आप इतने बड़े डिफ़ॉल्टर हो गए आपने पिछले 5 साल में एक दफ़ा भी रिटर्न जमा नहीं कराया, तो फिर ऐसी सूरत में कमिश्नर के पास 10 साल का, पिछले 10 साल में से किसी साल का भी वो आपको कह सकता है। ठीक है जी। और टाइम लिमिट अप्लाई ही नहीं होगा, अबव टाइम लिमिटेशन शैल नॉट अप्लाई। अगर कमिश्नर ये समझता है कि आपकी कोई फॉरेन इनकम है या आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स हैं तो फिर तो वो किसी वक्त की भी आपसे डिटेल्स जो हैं वो मांग सकता है। अब पाकिस्तानी कौम को मजबूर करने के लिए आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम लाजमी जमा करवाएं। कुछ बड़ी ख़तरनाक पावर्स भी दी गई हैं एफबीआर को। वो आपका मोबाइल कनेक्शन जो है वो डिसेबल कर सकते हैं, आपका बिजली गैस का कनेक्शन भी काट सकते हैं। लेकिन ये कनेक्शन जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा अगर आप अपनी रिटर्न जमा करा दें या पता चले कि आपके ऊपर तो ये रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ये जो डिसकनेक्शंस हैं या डिसकंटिन्यूएशन है आपकी सिम की या आपके इलेक्ट्रिसिटी गैस कनेक्शन की, ये 3 कंडीशंस पूरी किए बगैर नहीं किया जा सकता। पहले आपको नोटिस देंगे और उस पर ड्यू डेट ऑफ कंप्लायंस बताएंगे, ड्यू डेट ऑफ कंप्लायंस गुजर चुकी होगी और फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की होगी, तब ये सीवियर इकदाम किया जा सकता है। ओके, सो अब हम आते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे। अब मेथड ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न क्या है जी? टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाओगे आप? रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने के लिए उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा, लॉ ने एक फॉर्म दिया होगा, उसके साथ कुछ एनेक्शंस होंगे, उस एनेक्शंस में आप डिटेल्स भरेंगे, कुछ स्टेटमेंट साथ लगानी होंगी जो आपने अटैच करनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ रिक्वायरमेंट होगी, जैसे रिकॉर्ड्स की कुछ रिक्वायरमेंट है कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह रेलिवेंट पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स केप्ट, साथ में आपने बताना है कि आपने कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, उसको आपने दस्तखत करना है। उसको आपने जो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया है रिटर्न, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में वो टैक्स की पेमेंट करनी है, वह स्टेटमेंट साथ जमा करानी है, और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अगर एप्लीकेबल है तो वो भी जमा करानी है। ये जो रिटर्न है ये आप मैनुअल फाइलिंग भी कर सकते हैं, एफबीआर के दफ्तर जाएं, वहाँ से एक फॉर्म लें और उसके ऊपर फिल कर दें पेन से और जमा करा दें, या फिर आप ई फाइलिंग भी कर सकते हैं, लॉग इन पासवर्ड लें और जमा करा दें, सबमिट कर दें। रिवीजन ऑफ टैक्स रिटर्न, अगर आपकी टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो जाए और आप ये समझते हैं कि मुझे उसको करेक्ट करना चाहिए, या अब आपके फिगर्स चेंज हो चुके हैं, जो पहले आपने इनकम बताई थी उससे डिफरेंट है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करते हैं, तो इसके साथ आपको रिवाइज अकाउंट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो अटैच करना होंगे।
आपको रीज़न फॉर रिवीजन भी बतानी होगी लिख कर, और कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगा कि जनाब मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज़ करना चाहता हूँ, इसमें फ़लाँ फिगर चेंज करना चाहता हूँ। ये जो कमिश्नर की परमिशन है ये कुछ कंडीशंस में अप्लाई नहीं होती, वो भी हम बात करते हैं उसके ऊपर। अब जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो जो पहले बताई हुई इनकम थी उससे कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि अगर कमिश्नर ने आपकी इनकम को डिटर्मिन किया है, ठीक है, या एपेलेट अथॉरिटी ने डिटर्मिन किया है, तो फिर आपके पास ये चॉइस नहीं है कि अब आप अपनी इनकम उससे कम डिक्लेयर कर दें। उससे ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लॉस डिक्लेयर्ड इज़ नॉट मोर देन लॉस मे बी, बिल्कुल इसी तरह ये उसी का सेम पॉइंट है लेकिन वाइस वर्सा है। यानी जो ऊपर पॉइंट दिया हुआ था वो इनकम के बारे में था। अगर कमिश्नर ने या किसी एपलेट अथॉरिटी ने आपकी इनकम डिटर्मिन की 8 लाख रुपए, तो अब आप उसको 7.5 लाख नहीं कर सकते अपनी रिटर्न रिवीजन के थ्रू। और इसी तरह अगर आपका लॉस जो था वो 8 लाख रुपए था, तो अब आप उस लॉस को बढ़ा नहीं सकते, 9 लाख नहीं कर सकते, आप उसको 8 लाख 1 रुपया भी नहीं कर सकते। जो लॉस डिटर्मिन हो गया है उससे अगर कम करना है तो कर लो, यानी रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा जी, कमिश्नर जो है वो आपको इजाज़त दे सकता है कि आप अपने रिवाइज अकाउंट्स या अकाउंट्स के बगैर ही जो है वो अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर लो, अगर वो ये सेटिस्फाई हो इस चीज़ पे कि अकाउंट्स की आपके ऊपर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अकाउंट्स आपने ऑडिट कराना ही नहीं है, आपके ऊपर अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। दूसरा जो हमने बात की थी कि कमिश्नर की परमिशन आपको चाहिए होगी, कमिश्नर की परमिशन नहीं चाहिए अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को रिवाइज़ करते हैं, चाहे इनकम बढ़ाना चाहते हैं चाहे घटाना चाहते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग के 60 दिन के अंदर अंदर बढ़ा भी सकते हो इनकम को, घटा भी सकते हो, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज़ मोर देन और लॉस इज़ लेस देन, और इसी तरह अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाकर बताना चाहते हैं रिवाइज रिटर्न में, तो भी कमिश्नर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट रेलेवेंट हो जाता है 60 दिन के बाद। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर तो 60 दिन में चेंज करना है तो कोई मसला नहीं, जो आप कमिश्नर की परमिशन के बगैर चेंज कर लें। लेकिन अगर आपने इनकम को बढ़ाना है या लॉस को घटाना है तो 60 दिन के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, कमिश्नर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इनकम को कम करना है या लॉस को बढ़ाना है तो फिर आपको 60 दिन गुजरने के बाद कमिश्नर की परमिशन की ज़रूरत पेश आएगी, ठीक है। So, if commissioner do not grant permission within 60 days, the approval shall be deemed to have been granted. So, ये जो FBR का सिस्टम है IRS, जिसका भी हमने थोड़ी पहले जिक्र किया था, सो उसमें एक डिफ़ॉल्ट कमांड फीड हुई हुई है, और ये कि आपने परमिशन मांगी क्योंकि आप अपनी इनकम को घटाना चाहते थे, 60 दिन गुजर चुके थे, आपने इनकम घटाना चाहते थे, आपने अब दरख्वास्त दी। अगर वो दरख्वास्त पे 60 दिन तक कुछ नहीं करेगा, कमिश्नर रिफ्यूज़ नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको अलाउ कर देगा कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम चेंज कर लें, रिवाइज़ कर लें। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग में बस आपको ये याद रखना है, सिर्फ एक केस में 31 दिसंबर होती है रिटर्न फाइलिंग की डेट, लास्ट डेट। बाकी सारे केसेस में 30 सितंबर है, ठीक है। और वो एक केस कौन सा है, कंपनी का केस है कि अगर उसका ईयर एंड डेट 1 जनवरी से 30 जून तक हो, तो फिर ऐसी सूरत में कंपनी ने अपना रिटर्न फाइल करना होता है अप टिल 31 दिसंबर, जो भी अगला 31 दिसंबर आएगा। इसके अलावा हर केस में, चाहे वो कंपनी हो जिसका ईयर एंड डेट जुलाई से दिसंबर तक हो, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, या फिर कोई और पर्सन उसका कोई भी ईयर एंड डेट हो, तो जो भी अगला ईयर एंड डेट के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा वो उसके लिए लास्ट डेट होगी फॉर रिटर्न फाइलिंग। अगर रिटर्न जो है वो किसी नोटिस के ज़रिए मांगी गई है तो फिर उस नोटिस में ही टाइम पीरियड मेंशन होता है कि आपने कितनी देर में अपना रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो जमा करवाना है। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर हम अलहदा से बात कर चुके हुए हैं। वेल्थ स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए कैसे बनाते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज़ की डिटेल्स होती हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें जो बुक है आपके पास उसमें आप देखिएगा कि इसी वेल्थ स्टेटमेंट की स्लाइड के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर वन इज़ कि आपके लिए एक फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसमें दो बातें ख़ास तौर पे याद रखें, किस बंदे ने फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करानी है, जिसकी फॉरेन इनकम 10,000 US डॉलर से ज़्यादा हो जाए, या जिसके पास फॉरेन एसेट जिसकी वैल्यू 100,000 US डॉलर से ज़्यादा हो जाए। सो ये बात आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है, बाकी भी करना है, लेकिन इस चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान में रखें कि अगर आपने फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट किस पर्सन ने जमा करवानी है जिसके पास ये वाले एट्रीब्यूट्स पूरे हो जाएंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। अगर आप अपना कारोबार ख़त्म कर रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को इन्फॉर्म करना है कि जनाब मैं अपना कारोबार समेट रहा हूँ। अब इसमें दोबारा बुक पे आएँ और उसमें देखें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि जब आप 15 दिन में के अंदर अंदर उसको नोटिस दे देंगे तो आपने करना क्या होगा, आपने एक आखिरी रिटर्न जमा करानी होगी। ठीक है जी। सो फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर इन विच द डिसकंटिन्यूएंस अकर्ड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। सो जिस साल में आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उस साल के शुरू से लेके जिस दिन डिसकंटिन्यू किया है उस दिन तक की एक रिटर्न जमा कराएंगे, और ये एक सेपरेट टैक्स ईयर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और यानी पिछला तो पूरा, इससे पिछला जो साल होगा वो तो पूरा होगा आपका, लेकिन ये जो टाइम पीरियड होगा ये 1 साल से कम होगा, इसको एक सेपरेट टैक्स ईयर मान के आप इसकी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएंगे। ठीक है जी। अ, अगर आप खुद नहीं जमा करवाएंगे तो फिर कमिश्नर जो है वो आपको नोटिस भेज सकता है कि जनाब मुझे लगता है कि आप बिज़नेस डिसकंटिन्यू कर गए हैं या करने वाले हैं, तो अपनी बराए मेहरबानी रिटर्न जो है वो जमा करवाएं इस सेपरेट टैक्स ईयर की। अच्छा जी, अब आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट जो है उसमें आप एक्सटेंशन भी मांग सकते हैं ना। ये एक्सटेंशन इनमें से कोई एक रीज़न आपकी पूरी होगी तो तभी दी जा सकती है आपको। ये रीज़न ज़रा याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान है नंबर 1, नंबर सेकंड इज़ सिकनेस है, कोई मिस एडवेंचर हो, मिस हैप हो गया आपके साथ, एनी अदर रीजनेबल कॉज। सो इनमें से कोई भी रीज़न हो तो आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कह सकते हैं कि जनाब मेरी रिटर्न फाइलिंग डेट में मुझे एक्सटेंशन दे दीजिए। ये एक्सटेंशन वो मैक्सिमम आपको 15 दिन की देगा, लेकिन आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक ये एप्लीकेशन जमा करानी है, अदरवाइज़ फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और अगर फर्दर एक्सटेंशन चाहिए या ये पहली एक्सटेंशन ही आपको रिफ्यूज़ कर दी गई है तो फिर चीफ कमिश्नर साहब जो इनके बॉस होते हैं वो आपको, उनके पास ये इख्तियार है कि वो आपको दे सकते हैं एक्सटेंशन। अच्छा जी, इसमें ज़रा अब दोबारा बुक पे जाएं और इसमें नीचे देखें एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम की वजह से इट शेल नॉट चेंज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। इसकी वजह से इनकम टैक्स पेएबल की डेट चेंज नहीं होती। यानी अगर इनकम रिटर्न फाइलिंग की डेट 30 सितंबर थी तो रिटर्न के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो 30 सितंबर तक जमा होना चाहिए। रिटर्न फाइलिंग की एक्सटेंशन मिल रही है आपको, टैक्स पेमेंट की कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगर देर करोगे तो जितने अर्सा देर करोगे उसका डिफ़ॉल्ट सा चार्ज देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर ऑफ रिटर्न्स। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।